गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपना जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और किसके द्वारा अपन कर रहे थे? किरण आरेख के द्वारा कर रहे थे, जिसमें अपन प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब के साइज की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण है उसमें हमने 3 स्थितियां पढ़ चुके थे। चौथी स्थिति जो आज हमारी रहेगी वो स्थिति ये रहेगी कि यदि बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु F के क्या है? बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनेगा? देखिए, हमने 3 चर्चाएं कर ली थी। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि यदि बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और समान साइज का होगा। तो देखिए, अपन आज इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब कहाँ दे रखा है अपने को? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु F के बीच दे रखा है। तो देखिए, मैं एक दर्पण बनाता हूँ। ये अवतल दर्पण है। ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण। ये मान लीजिए इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है। मान लो ये इसका है फोकस बिंदु, और इतनी दूरी पे वक्रता केंद्र ले लो, क्योंकि हमें पता है कि फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र जो है एक दूसरे से, वक्रता केंद्र की जो दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी कितनी होती है? 2 गुना होती है। क्या कह रहा है? बिंब कहाँ पे रखना है अपने को? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु F के बीच रखना है। ये लो जी, हमने बिंब रख दिया यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये बिंब अपना क्या है? PQ बिंब है। तो इससे अपन 2 प्रकाश किरण लेंगे। एक तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, एक मिनट थोड़ा सीधा ले लेते हैं इस किरण को अपन। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से जाती है। ये अपन परावर्तन के नियमों में, सॉरी इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से ले लेते हैं अपन। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर के आपतित होगी, कहाँ से होकर के? मुख्य फोकस बिंदु से होकर के। आप यहाँ पे ध्रुव वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को 2 लेनी है, कोई से ले लो। ये जो मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है अवतल दर्पण में, वो हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। थोड़ी सी ये ऊपर चली गई, ये परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी? ऐसे। यदि इन दोनों किरणों का देखा जाए तो परावर्तन के बाद ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ये P, तो ये P डैश और ये Q डैश। तो प्रतिबिंब अब की बार कहाँ पे बन रहा है? प्रतिबिंब अब की बार C से इधर बन रहा है। C से क्या बन रहा है? परे बन रहा है। तो देखिए, मैं स्थिति क्या लिखूंगा इसका? सबसे पहले क्या लिखूंगा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए, स्थिति क्या लिखेंगे? C से परे या अनंत और C के बीच, ठीक है। स्थिति के बाद में प्रतिबिंब की अपन क्या लिखेंगे? प्रकृति। कैसा प्रतिबिंब है? किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है तो वास्तविक है, और साथ में कैसा है? वास्तविक के साथ कैसा है? उल्टा है ना। ये शीर्ष ऊपर था, शीर्ष नीचे आ गया, तो वास्तविक है उल्टा, ठीक है। तीसरी स्थिति, तीसरी इसमें क्या पूछेंगे अपने से? प्रतिबिंब का साइज। बताइए, ये बिंब है और ये क्या है? प्रतिबिंब। साइज बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। किसकी तुलना में? बिंब की तुलना में। तो ये अपनी चौथी स्थिति होगी कि जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के क्या हो? बीच में स्थित हो, ठीक है। अब अपन इसकी 5वीं स्थिति पे विचार करते हैं। तो देखिए, 5वीं स्थिति इसकी क्या होगी? ध्यान दीजिए। देखो, 5वीं स्थिति में अपन क्या करेंगे? बिंब को कहां ले आएंगे? वक्रता केंद्र और F के बीच तो हम ला चुके हैं। अब बिंब को ले आएंगे फोकस बिंदु पे। यदि बिंब मुख्य फोकस बिंदु F पर स्थित है, कहां पर स्थित है? मुख्य फोकस बिंदु F पर स्थित है। तो देखिए, वही बात अवतल दर्पण के लिए। ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण, थोड़ा सा इसको और ले लो गोलाई में। ये अवतल दर्पण,
ये इसकी पॉलिश कर दी, ये इसकी मुख्य अक्ष। मान लो ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है, ठीक है, और इतनी दूरी पे अपन इसका क्या लेंगे, वक्रता केंद्र ले लेंगे। अब की बार बिंब कहाँ रखा हुआ है जी, बिंब रखा हुआ है यहाँ पे, फोकस बिंदु पे रखा हुआ है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वही मान लो बिंब क्या है, पी क्यू है। तो अपन तो वही एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, वो क्या होगी, कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण अपन लेते हैं। देखो दूसरी अपन फोकस बिंदु वाले तो ले नहीं सकते, तो आपके पास दो है, या तो आप वक्रता केंद्र वाले ले लो या फिर आप दूरवा वाले लो। मैं अगर दूरवा वाली प्रकाश किरण लूँ तो देखो ये जो प्रकाश किरण है ये कहाँ पे आपतित हो रही है, दूरवा पे आपतित हो रही है। कितने कोण पे, आपतन कोण आई पे। तो यहाँ से परावर्तित भी कितने कोण पे होगी, यानी कि ये यहां से इस प्रकार से परावर्तित होगी। ये कोण R, यहां जो कोण I है वो किसके बराबर रहता है, कोण R के बराबर रहता है। तो यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों, ये क्या मैंने क्या लिखा है, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये मैंने आपको जब नियम पढ़ाया था तब उसमें बताया था मैंने आपको। तो देखो ये परावर्तित किरण और ये भी क्या, परावर्तित किरण। तो देखिए दोनों किरण एक दूसरे की बिल्कुल क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो ये प्रतिच्छेद कहां पे करेगी, अनंत पे जाकर के प्रतिच्छेद करेगी। तो अपन बिंब की स्थिति कहां पे लिखेंगे, अनंत पर लिखेंगे। तो अब की बार प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अब की बार अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, देखो अनंत पर जाकर के ये प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तीसरी बात, प्रतिबिंब का साइज। अब की बार देखो अनंत पर जाकर बन रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा, यानी कि अत्यधिक विवर्धित, या इसको आप कह सकते हो बहुत अधिक बड़ा, अत्यधिक विवर्धित, यानी कि लार्ज साइज, ठीक है। तो ये देखो अपना जब बिंब कहां पे स्थित हो, फोकस बिंदु पे हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, अनंत पर स्थित होगी। तो क्या ये स्थिति पहले वाले पॉइंट की वापस विपरीत स्थिति है या नहीं है। तो देखो जो तीसरा पॉइंट है ना, वक्रता केंद्र के बाद में, चौथा पांचवा, ये वापस क्या करते हैं, पहले स्थिति की पुनरावृत्ति करनी शुरू कर देते हैं। तो अब हम बिंब कहां से लगे थे, हम बिंब अनंत से लगे थे। अनंत से हम पहले सी से परे लेके आए, फिर सी और एफ के बीच लेके आए, फिर अपना एफ पे ले आए। अब अपने बिंब कहां पे लाएंगे, एफ और ये जो बिंदु पी, कौन सा, ये कौन सा होता है, ध्रुव, इसके बीच लेके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी क्या है, वो है, तो देखिए यदि बिंब एफ और पी के बीच स्थित हो, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु के बीच स्थित हो, तो देखिए इसमें क्या होगा, स्थिति नंबर 6, यदि बिंब मुख्य फोकस बिंदु F व ध्रुव P के बीच स्थित हो। सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है ये, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर वाली जो 500 स्थिति है इनसे थोड़ी सी क्या है, भिन्न है, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। सीधी बना लेते हैं अपनी से। देखो इन दर्पणों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपके पास जैसे स्केल वगैरह होती है तो आप स्केल से लाइन खींचिएगा, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए ये लाइनें, तभी प्रतिबिंब की बिल्कुल क्या आएगी, सही स्थिति आएगी। वैसे एग्जैक्ट स्थिति सही तो अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन लगभग अपन जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके इनको सही कर लेते हैं। तो देखिए अब की बार बिंब कहाँ पे, फोकस बिंदु एफ और पी, पी कौन सा है, ये रहा ध्रुव, फोकस बिंदु मान लो इसका एफ, ये रहा। बिंब कहाँ पे रखना है अपने को, यहाँ रखना है, ये बिंब रख दिया मैंने, कौन सा, पी और क्यू। तो देखो बिंब कहाँ पे, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, देखो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो तो कहाँ से जाएगी, आपको पता ही है, मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। ये नियम तो सार्वभौमिक नियम है ही। अब दूसरी प्रकाश किरण अपने कौन सी लेंगे, ध्रुव ले लो। जो प्रकाश किरण
दूरों पे जिस कोण पे आके गिरेगी वो उसी कोण से ऐसे लौट जाएगी। इस प्रकार से, ठीक है। अब जितना कोण ये आई होगा आपतन कोण, उतना ये क्या होगा, परावर्तन कोण, यानी कि यहाँ पे आपतन कोण आई किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण आर के। अब देखिए ये किरणें यहाँ पे पास पास है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे दूसरे से क्या कर रही है, दूर हटती जा रही है। तो ये इधर जाके तो कहीं प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो अपन वो प्रतिबिंब बना दो, तो प्रतिच्छेद कहाँ कराएंगे, अपन इनको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से। ये देखो कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये यहां पे। वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है क्या, नहीं, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या हो गया, पी डैश, और ये क्या हो गया, क्यू डैश। तो अब की बार जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। वास्तविक है, आभासी है, आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। और छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। और बताओ उल्टा है या सीधा है, देखो ये शीर्ष ऊपर, इसका भी शीर्ष क्या है, ऊपर, तो प्रतिबिंब क्या है, ये सीधा है। तो अपने इसकी जो है अगर लिखें तो अपनी स्थिति क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। स्थिति के बाद में अपने से पूछे प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी, इसकी अब की बार आभासी होगी। आभासी क्यों हो रही है, क्योंकि किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है। और आभासी और साथ में कैसी होगी, सीधा होगा, ठीक है ना, क्योंकि शीर्ष इसका सीधा बन रहा है। उसके बाद में प्रकृति के बाद अपने क्या लिखेंगे, साइज। साइज छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। तो ये अपने अवतल दर्पण की 6 परिस्थितियां जो है वो हमने पढ़ ली है, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूज, देखो इससे पहले जो अपने 5 परिस्थिति पढ़ी थी उन सब में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा था, लेकिन छठी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। तो आपको इस स्थिति को विशेष तौर पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मोस्टली जो 99% न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आपको बिंब की स्थिति दी होती है, आपको दर्पण की फोकस दूरी दी होती है और आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाती है। तो वहां हम क्या करते हैं, बिंब की स्थिति को सदैव ऋणात्मक लेकर के न्यूमेरिकल हल करते हैं। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको प्रतिबिंब की स्थिति दे देता है, तब आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि प्रतिबिंब नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। वो कैसे निर्धारित करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको इसकी जो है अच्छी तरह विवेचना करके बताऊंगा। तो देखिए ये अपनी जो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आप इनको घर पर के अच्छी तरह बना करके देखिए और इन पे अभ्यास कीजिए, आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगी। अब अपना अगला जो टॉपिक है वह उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उसमें 2 स्थितियां हैं, दोनों की अपन अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब अगला अपने को उत्तल दर्पण। अब अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वही अपन रे डायग्राम यानी किरण आरेख का प्रयोग करके बनाएंगे। पहला, यदि पहली स्थिति इसमें आप क्या देंगे, यदि बिंब अनंत पर स्थित है, कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, बिल्कुल वही आंसर आएगा। अगर अनंत है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस बिंदु पे। लेकिन प्रकृति देखो चेंज हो जाएगी। अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, अनंत पर है, और ये क्या है इसका ध्रुवीय है। अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब प्रकाश किरण क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। इतनी दूरी पे एक प्रकाश किरण यहां से ले हो आप, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तित होकर के ऐसे चली जाएगी, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकती, क्योंकि अपने पॉलिश कर रखी है। और इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये अपने को यहाँ से प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी या यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। और ये जो प्रकाश किरण है, ठीक है ना, ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ से इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे अगर अपने, तो ये अपने को यहाँ से ऐसे निकलती हुई प्रतीत होगी। और ये जहां से मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष का मुख्य फोकस बिंदु
कहते हैं। यानी कि यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति होगी मुख्य फोकस एफ पर। ठीक है, उसके पश्चात अपन बात करें इसकी प्रकृति की, तो देखो यहाँ पे किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद थोड़ी कर रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और जब भी प्रतिबिंब आभासी होता है तो कैसा होता है, सीधा भी होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें साइज, तो देखिए साइज कैसा होगा, बहुत छोटा बिंदुनुमा साइज होगा, क्योंकि मुख्य फोकस बिंदु की बन रही है, तो साइज कैसा होगा, बिंदुनुमा साइज होगा। तो ये अपनी उत्तल दर्पण से एक स्थिति होगी। अब अपन दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दो स्थिति इसमें, दूसरी स्थिति क्या है, यदि बिंब अनंत व दूरपी के बीच कहीं पर भी स्थित है। ठीक है, देखिए ये अवतल दर्पण अपने इधर बना लेते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं ले लो चाहे इसको, ये अपना उत्तल दर्पण, सॉरी अपना उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P। ठीक है, अब देखो अनंत और ध्रुव P के बीच कहीं ले लो, मान लो मैं इसको यहां ले लेता हूं, ये मैंने बिंब यहां रखा PQ बिंब। ठीक है, ये बिंब है अपना PQ। अब इससे प्रतिबिंब बनाना है, कैसे बनाएंगे, एक तो वही मुख्य अक्ष के समानांतर वाली, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर लेंगे वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये अपने को फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी आप चाहो तो ध्रुव वाली ले सकते हो, एक मिनट, ये ध्रुव पे आपतित हो रही, आपतन कोण आई, तो ये जाएगी भी किस कोण से, परावर्तन कोण आई, और यहाँ पे सॉरी आर, आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर। अब ये इधर तो कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये अपने को यहाँ से प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कौन सा, P डैश Q डैश। तो देखिए अब की बार प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति कहाँ है, P और F के बीच, P व F के बीच। कैसा है, प्रकृति का क्या होगी इसकी, किरणें वास्तव में थोड़ी काट रही है, प्रतीत हो रही है ना, प्रतिच्छेद करती हुई, तो कैसे लिखेंगे अपन, आभासी, और आभासी के साथ में कैसा है, सीधा है, आभासी व सीधा। अच्छा साइज बताइए, बड़ा है या छोटा है, साइज क्या है, इससे तो छोटा है, तो साइज क्या लिखेंगे अपन, इसका छोटा लिखेंगे। तो ये अपने दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की प्रकृति होगी, स्थिति होगी, और साइज हो गया, जो कि अपने किरण आरेख से बनाया है। आप इनको घर पे आराम से बना करके देखिए। उत्तल दर्पण में आपके केवल दो स्थितियां दे रखी है, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इन गोलीय दर्पणों पर आधारित न्यूमेरिकल्स। तो देखिए अपन कुछ पहले बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में अगर यदि हम बात करें तो दर्पण के न्यूमेरिकल करने से पहले अपन दर्पण सूत्र की बात करते हैं। देखिए आपको मैं एक बार दर्पण सूत्र लिखूंगा सीधा, और उस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता हूं। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है क्या है, देखो गोलीय दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों में या गोलीय दर्पणों के लिए बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को अपने किससे लिखेंगे, u, कॉमा प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे अपन, v से, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे अपन, v से, तथा जो भी गोलीय दर्पण है उस दर्पण की फोकस दूरी किससे लिखेंगे अपन, स्मॉल f के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला, संबंध प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण है या जो सूत्र है, ठीक है ना, करने वाला समीकरण क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी कि दर्पण सूत्र अपन को क्या बताता है, बिंब की दूरी u
प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों के बीच क्या बताता है? संबंध। और ये संबंध क्या होता है? ये संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो है ये क्या है? अपने आप में एक दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब देखो f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? बिंब की दूरी है। अब जब भी आप आंकिक प्रश्न करोगे f, v और u के मान चिन्ह परिपाटी सहित रखोगे तो अपना आप यहाँ पे एक स्टार लगा के लिख सकते हो। आंकिक प्रश्न हल करते समय, आंकिक प्रश्न हल करते समय हम f, v, u के मान चिन्ह सहित रखेंगे। चिन्ह सहित मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है और उसके अनुसार रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। अब कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे उसकी चर्चा मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया अपना दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र के बाद देखिए आपको एक चीज और लेनी है, इसी के साथ देख लेते हैं अपन आवर्धन की भी बात करनी है। चलो पहले दर्पण सूत्र में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो दर्पण सूत्र में देखिए क्या करोगे आप, u दर्पण सूत्र में नंबर 1, u सदैव, u बोले तो बिंब की दूरी, सदैव क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे आप, क्योंकि अपने कार्तीय चिन्ह पर पाटी पड़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि बिंब को सदैव हम कहाँ रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे, और बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। तो न्यूमेरिकल में आपको u बिंब की दूरी जहां भी दे रखी है आप सदैव क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। दूसरी बात f, ठीक है ना, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी में दो बात है, यदि उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो आपको बताया था मैंने उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के पीछे यानी कि दाईं तरफ होता है, तो आप फोकस दूरी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। और यदि आपके पास यही अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहां पे होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है यानी कि बाईं तरफ होता है, तो आप क्या लेंगे? इसमें ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। अब बात रही प्रतिबिंब की दूरी, यदि आपको दे रखी हो तो प्रतिबिंब की दूरी जब दे रखी हो तो उस स्थिति में अपन अकॉर्डिंग टू दर्पण बात करेंगे। वो मैं जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको वहीं वो कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि अभी अगर कर देंगे तो फिर आप आगे जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब दर्पण सूत्र की ये बात हो गई। अब एक टर्म और आती है दर्पण आवर्धन। देखिए दर्पण आवर्धन क्या होता है? देखो दर्पण के सामने जब हम कोई बिंब रखते हैं तो या तो दर्पण उस प्रतिबिंब को, उसके बिंब का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है या उसका क्या बनाता है? छोटा बनाता है। यानी कि दर्पण के द्वारा बिंब के प्रतिबिंब को कितना आवर्धित किया गया है वही क्या कहलाता है? दर्पण आवर्धन कहलाता है। और दर्पण आवर्धन निकालते कैसे हैं? दर्पण आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन। किससे लिखते हैं अपन? m से, ठीक है ना। m किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैं किससे लिखूं? h डैश से, बटा में बिंब की ऊंचाई। और बिंब की ऊंचाई को मान लो मैं किससे लिखता हूं? h से लिखता हूं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण आवर्धन कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि दर्पण आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? दर्पण आवर्धन कहलाता है। ये अब कई बार क्या होता है, अपने को न्यूमेरिकल्स में ऊंचाइयां नहीं दी होती, अपने को केवल बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां दी होती है, तो अपन आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो देखिए तब कैसे निकालेंगे? u, v के रूप में आवर्धन, v के रूप में आवर्धन। तो देखिए इसकी उत्पत्ति अपन नहीं करेंगे, अपन सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपको आवर्धन v और u के रूप में निकालना है तो ऊपर क्या थी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ऊपर क्या ले लो आप? प्रतिबिंब की दूरी। नीचे क्या थी? बिंब की ऊंचाई, तो नीचे क्या ले लो आप? बिंब की दूरी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, प्रतिबिंब जब भी वास्तविक होता है तो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? आगे इसमें क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे, ताकि माइनस ये यहां से ले लेंगे, उसके पश्चात अपन इनके जो भी मान रखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना क्या आएगा? सही आंसर आएगा। तो ये आवर्धन जो है बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के रूप में है। तो अभी अपने क्या पढ़ा था कि m किसके बराबर है? h डैश बटा h, और m भी किसके बराबर है? v बटा u माइनस। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं
कि एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू, ये भी मैं कह सकता हूं। अगर मेरे को ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैं ये निकाल सकता हूं, या मेरे को ये दे रखा है तो मैंने इसमें कुछ भी निकाल सकता हूं, जिसकी विवेचना अपन न्यूमेरिकल्स में करेंगे। आपको केवल ये सूत्र याद रखना है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आवर्धन बोले तो m, आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तथा 1 से क्या आता है, कम आता है। आवर्धन धनात्मक है और 1 से क्या है, कम है। और यदि आवर्धन धनात्मक है 1 से कम है, तो धनात्मक है तो इसका मतलब तो ये होगा कि बिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और जब भी आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। यदि 1 से कम है, आवर्धन का मान 1 से क्या आ रहा है, कम। कम कब आएगा, जब ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा, या ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा। तो 1 से कम होगा तब अपन क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एच डैश, वो ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी, ये कहेंगे अपन। यदि इसी में यदि आवर्धन आपसे कह दे जो m है, आवर्धन यह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आभासी और सीधा, ठीक है ना, ये स्थिति इसकी है। यदि आवर्धन m नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सीधी सी बात है क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। नेगेटिव है तथा आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, ठीक है ना। अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा कब होगा, जब ये वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी, यानी कि उस स्थिति में ये कंडीशन होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से क्या होगी, ज्यादा। अब यहां पर एक कंडीशन, इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन होगी, इसमें ये भी तो हो सकता है या m इज ग्रेटर देन 1 हो, तो यही सेम कंडीशन हो जाएगी। आवर्धन का मान 1 से क्या है, ज्यादा, 1 से ज्यादा है तो h डैश क्या होगा, h से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें भी ये हो सकता है, ठीक है ना, ये एक ही होनी जरूरी नहीं है, इसमें ये भी तो हो सकता है कि आवर्धन 1 से क्या है, छोटा, और 1 से छोटा है तब क्या होगा, h डैश इज लेस देन h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से क्या होगी, कम होगी। ये सारी बातें मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूँ। एक बार आप इनको घर पे ध्यान से देखिएगा, कल अपन इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।